Okay, so lifetime stone masonry में पिछले कुछ 3 लेक्चर से we have covered uh, the terminology and dressing of stones, what tools we use, the methods we use to dress stones, and क्या finishes होती हैं. Then about quarrying and all the uh, different types of finishes. And then joints, all the different types of joints जो हम लोग create कर सकते हैं stone masonry में. So now after this, let's come to the general principles जो हम लोग stone masonry में follow करते हैं to make sure that हमारा जो finish masonry है that is of the most superior quality. All right, so ये कुछ 12 principles हैं and listen carefully and keep noting them down. Okay. First is that the stones to be used should conform with the requirements of the specification of the work. मतलब जब भी हम कोई masonry work या कोई भी construction या interior का work लेते हैं तो we provide specifications for that job and specifications require कि हम प्रॉपर डिटेल्स दें कि हमें कौन सा स्टोन चाहिए, किस क्वालिटी का स्टोन चाहिए, किस साइज के पीसेस होने चाहिए, डायमेंशंस एंड कैसी फिनिश होनी चाहिए, उसका ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, एवरी लिटिल डिटेल जो आपके डिजाइन में है इट शुड बी स्पेसिफाइड एंड एवरीथिंग शुड बी कन्वेड टू जो भी वो स्पेसिफिकेशन पढ़े हैं, जो भी आपकी टीम में वर्क कर रहा है इस चीज पे, laborer, contractor, supervisor, everybody. So आपके जो stones हैं, आपके पास specification है, so जो भी stones आप use कर रहे हो, they should conform with the specification. मतलब जैसा specified है, exactly वैसा ही stone use करना चाहिए आपको masonry. ये first point है. Then second point, the stones should be well watered before use so that they do not absorb moisture from the mortar. जैसे हम लोग वुड यूज करने के पहले उसे completely सीजन करते हैं and we make sure that it is उसका moisture content is absolutely taken care of. Stones में इसका उल्टा होता है क्योंकि हम लोग stone masonry में we use mortar. Mortar is basically a mix of sand, cement and water, right? इसको हम यूज करते हैं to stack stones on top of each other to stick them together, create joints. Now उसमें क्योंकि water content होता है, we don't want कि उस water content को stones absorb कर ले and आपका
जो मेसनरी है उसका मोर्टार की इफेक्टिवनेस कम हो जाए, क्योंकि देयर हैज टू बी अ सर्टेन रेशियो ऑफ ऑल द सीमेंट, वाटर एंड सैंड इन इट। अगर उसमें से कुछ भी कम ज्यादा होगा तो उसकी एफिकेसी खराब हो जाती है। सो टू मेक श्योर दैट दैट डजंट हैपन, वी वाटर द स्टोन्स, मतलब उन्हें गीला करते हैं, उन पे पानी डाल के रखते हैं सो दैट दे एब्जॉर्ब इनफ वाटर एंड वो मोर्टार में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करें। क्लियर? Yes, ma'am. Third point is all the stones should be laid on their natural bed. अब टेल मी, कौन बताएगा मुझे कि नेचुरल बेड क्या होता है? दिस वाज द फर्स्ट टर्म दैट हम लोगों ने पढ़ा था इन टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज द नेचुरल बेड ऑफ अ स्टोन? देख के बताओ, ढूंढ के बताओ। वी विल नॉट कंटिन्यू until you tell me, somebody tells me कि क्या होता है नेचुरल बेड। मैम नेचुरल बेड, जो मैम स्टोन्स होते हैं मैम, उनको एक के ऊपर ऐसे रखा जाता है ताकि वो मैम उसे फोर्स पड़े तो वो ताकि मैम गिरे ना वो। राइट, तो वो करने के लिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो उसका नेचुरल बेड है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, मतलब हम उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं। पर वो नेचुरल बेड होता क्या है? ऑलराइट, नेचुरल बेड इज बेसिकली, जैसे हम लोग स्टोन्स में नेचुरली लेयर्स होती हैं, राइट? स्लैब फॉर्म में सारे स्टोन्स होते हैं, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो। दे हैव नेचुरल लाइंस विद इन देम, फॉल्ट लाइंस, जहां से उनको स्लैब्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इन लाइंस को एंड इस डायरेक्शन को, स्टोन के ओरिएंटेशन को नेचुरल बेड बोलते हैं। इट इज द प्लेन ऑफ डिविजन अलोंग द स्टोन, जहां से स्टोन्स को इजीली स्प्लिट किया जा सके। इसलिए क्योंकि वहां से वो इजीली स्प्लिट हो सकते हैं, तो उस डायरेक्शन को कभी लोड के डायरेक्शन के पैरेलल नहीं रखा जाता, अदरवाइज जैसे ही वजन पड़ेगा एंड वहां से वो स्प्लिट हो जाएगा, फिर दीवार टूट जाएगी। So natural bed. So this is your third point, that all the stones should be laid on their natural bed. मतलब जो आपका डायरेक्शन है स्प्लिट लाइन का, उसको हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। बेड मतलब उसे हॉरिजॉन्टली लेड करेंगे स्टोन को। And the fourth point is the dressing of stone surfaces should be
properly carried out as per requirements of the specification of the work. Meaning, जो जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टोन सिलेक्शन किया, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हम लोग जो टाइप ऑफ स्टोन सिलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब। वैसे ही उसकी जो ड्रेसिंग है, मीनिंग उसका जो सरफेस ट्रीटमेंट है स्टोन का, दैट शुड बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब। Okay. Then the fifth point is the stone work should be carried out in proper bond with sufficient number of through stones. The formation of continuous vertical joints should be avoided. Meaning कि जो भी स्टोन मेसनरी का वर्क है उसमें जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं दो स्टोन्स के बीच में, वो प्रॉपरली कैरीड आउट होने चाहिए एंड उस पूरे वर्क में, मीनिंग उस पूरी मेसनरी में इनफ थ्रू स्टोन्स यूज करने चाहिए जिससे कि जो वर्टिकल लाइन, अगर एक कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट फॉर्म हो रहा है पूरी दीवार में, वो अवॉइड हो सके। थ्रू स्टोन्स क्या होते हैं? What are through stones? आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो क्या क्लास में पढ़ते समय? Does nobody know कि through stones क्या होते हैं? स्टोन मेसनरी में जो लॉन्ग कंटिन्यूअस स्टोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, जो पूरे दीवार की थिकनेस को कवर करें विद अ सिंगल स्टोन, दो स्टोन्स आर कॉल्ड थ्रू स्टोन्स। जो वॉल के पूरी थिकनेस में थ्रू एंड थ्रू कवर करें, उससे क्या होता है कि जो भी वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं विद इन स्टोन मेसनरी वो कभी लाइन अप नहीं होते एंड दैट अवॉइड्स क्रिएटिंग अ फॉल्ट लाइन जहाँ से आपकी वॉल क्रैक हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर एटलीस्ट ट्राई टू कीप रनिंग नोट्स आपके क्लास में सो दैट यू नो कि आगे जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपकी समझ में आए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा एंड यू विल बी क्लूलेस व्हेन यू हैव टू स्टडी। Any doubt? No?
Fine, I'll move on to the next. Next point is that the stone masonry should comply with the requirements of the specification for the work. It should be seen that no tensile stress is developed in the masonry. Meaning जो stone work है, meaning जो arrangement है of the stones in your wall, वो भी according to the specifications होना चाहिए, and you should make sure कि आपके वॉल में किसी भी पॉइंट पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में बिल्डिंग कंपोनेंट्स में पढ़ा था, इट इज व्हेन ओके आई विल शो यू व्हाट टेंसाइल स्ट्रेस। See, you see this? Is this visible? Am I audible? Yes, ma'am. Can you see the people? ये people दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Okay. Alright. So हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे if it is absolutely straight like this, तो इस पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, it is perfectly fine. But if we bend it like this, तो अगर हम इसे बेंड करते हैं तो इसका ऊपर वाला फेस, द टॉप फेस इज टॉप फेस, तो इस पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, द फोर्स द स्ट्रेस जो बेंडिंग मूवमेंट में क्रिएट होता है व्हेन द सरफेस इज बीइंग स्ट्रेच्ड, तो द जो पार्ट स्ट्रेस हो रहा है अगर बेंड होने में, दैट इज फेसिंग टेंसाइल स्ट्रेस, एंड नीचे वाला पोर्शन बेंड होते टाइम जो नीचे का पोर्शन है विच इज बीइंग कंप्रेस्ड लाइक दिस, उस पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है। तो बेसिकली दीज आर द टू फोर्सेस जो हमें अवॉइड करने हैं। तो हमें बेसिकली वॉल में बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग स्ट्रेस अवॉइड करना है। Alright. Any doubts? Fine, then we will move on to the next point. 7th point है कि the mortar to be used for the work should be of quality and of proportion as specified. Meaning जो मोर्टार हम यूज करते हैं, मीनिंग जो जॉइनिंग एजेंट पेस्ट हम यूज करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था, इज ईदर लाइन मोर्टार, सीमेंट mortar, cement lime mortar, and lime cement mortar. So basically, it's a combination of lime, cement, and water. So एक पर्टिकुलर रेशियो फॉलो करना होता है कि कितना पानी आएगा, कितना सीमेंट होगा, कितना लाइम होगा टू फॉर्म मोर्टार।
स्टोन मेसनरी के लिए। सो द पॉइंट है कि आप जो मोर्टार यूज कर रहे हो इट शुड बी ऑफ क्वालिटी, मीनिंग अच्छी क्वालिटी का मोर्टार यूज करना चाहिए, बिकॉज द सक्सेस एंड द quality of your mason of your wall will depend on how good your mortar is. अगर अच्छा नहीं है तो the wall will collapse. Alright, so the next point is, and of course mortar का जो ratio है it should be according to the specification. Eighth point, as far as possible जो stone work use बन रहा है it should be raised uniformly, मीनिंग हम अगर कोई दीवार बना रहे हैं तो उसका जो कंप्लीट लेंथ है दीवार की उसे हम इवनली रेज करना चाहिए, मतलब कोर्स बाय कोर्स। आई होप यू नो कोर्स क्या होता है। कोर्स बाय कोर्स रेज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने एक कॉर्नर पूरा ऊपर तक बना दिया देन वी आर कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट ऑफ द वॉल। इसको एक ही लेवल में ऊपर तक कंटिन्यू करना चाहिए। But when this is not possible, or when a cross wall is intended to be inserted, after some time, the steps or toothing or recesses should be provided. Meaning, अगर हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं जहाँ जिसको हम बाद में इन फ्यूचर एक्सटेंड करना चाहते हैं बट अभी नहीं, या फिर वहाँ पे कोई क्रॉस या टी शेप में वॉल, मतलब उसके परपेंडिकुलर कोई वॉल बनेगी बट बाद में, अभी नहीं, तो यू जस्ट नीड एन एक्सटेंशन फॉर द फ्यूचर, तो उसमें टूथिंग छोड़नी चाहिए वॉल में, मतलब उसमें जैगेड जिप लाइक एंड छोड़ना चाहिए। टूथिंग मतलब उसमें आपके जो एक स्टोन बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, सो दैट आप जब नई वॉल बनाओ तो वो उसके अंदर परफेक्टली फिट हो जाए एंड वर्टिकल जॉइंट ना आए। अगर हम उसे कम्प्लीटली वर्टिकली फिनिश कर देंगे, एकदम फिनिश्ड सरफेस क्रिएट कर देंगे, तो जब भी एक्सटेंड होगा वो वॉल तो वहां से वर्टिकल जॉइंट आने लगेगा, या फिर आपको अपनी नई बनी हुई वॉल तोड़नी पड़ेगी। एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay. Ninth point is, in the stonework, the chips, small pieces or broken stones should not be used. मीनिंग हम लोगों ने स्पॉलिंग की बात की थी। स्पॉल्स जो हम लोग फ्रंट एंड बैकिंग, फेसिंग एंड बैकिंग वाले स्टोन्स के बीच में भरते हैं। नाउ अगर हम उन स्पॉल्स की जगह टूटे हुए स्टोन्स, छोटे पीसेस या चिप्स भर देंगे तो आपकी वॉल वीक हो जाएगी, उसका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो यू शुड अवॉइड using chips, small pieces या broken stones in your stonework. Then double scaffolding should be adopted to carry out the stonework at a higher level. Double scaffolding means it is, scaffolding क्या होता है, जो बैम्बू का या मेटल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो, जिसमें खड़े होके आप अपना कंस्ट्रक्शन जो लेबर है वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं हायर लेवल पे, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। व्हाट इज डबल स्कैफोल्डिंग? डबल स्कैफोल्डिंग यूजली स्टोन मेसनरी में ही यूज की जाती है एंड उसको सी जैसे
स्टोन जैसे हम लोग ब्रिक पे बिल्डिंग कर रही होती है, तो आपने नोटिस किया होगा ये जो स्कैफोल्डिंग है वो उसका जो सपोर्ट है उस वॉल से ही मिलता है, उसमें ही होल्स क्रिएट करके हम लोग बैम्बू या मेटल को उसमें घुसा देते हैं, तो आपकी बिल्डिंग की वॉल ही आपके स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट करती है। बट स्टोन्स में ऐसे छेद बनाना एंड देन उसे प्लग करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें दो रोज होती हैं स्कैफोल्डिंग की, जो आप खुद को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करती हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड अ डबल स्कैफोल्डिंग एंड यूजुअली यूज्ड ओनली फॉर स्टोन मेकर। लेट मी शो यू कैसा दिखता है ये। दिस इज व्हाट अ डबल स्कैफोल्डिंग लुक्स लाइक। इसमें जो हॉरिजॉन्टल फुटलॉग्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे खड़े होके वर्क करते हैं, उस पे जिस पे हम लोग वो प्लेटफॉर्म रखते हैं, उसे ब्रिक मेसनरी में इसी वॉल से सपोर्ट दे दिया जाता है, इसमें वॉल क्रिएट करके और उसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं। बट स्टोन मेसनरी में होल्स नहीं क्रिएट किए जा सकते, तो व्हाट दे डू इज उसको सपोर्ट देने के लिए एक और वर्टिकल सपोर्ट क्रिएट करते हैं, दिस वाज डबल सपोर्ट। ओके, the stonework 11th point is the stonework should be carried out as per line and level. The vertical faces should be checked by means of a plumb board, and the inclined surfaces, if any, should be checked by means of wooden templates. Ma'am, your voice is मतलब not clear. is it clear now? Is it better now? Yes. Okay. So the 11th point is the stonework should be carried out as per line and level. मतलब जो
जो स्पिरिट लेवल्स होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू मेक श्योर दैट द कंस्ट्रक्शन इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फेसेस को भी चेक करना चाहिए. The vertical faces should be checked by means of a plumb bob, and the inclined surfaces, if any, should be checked by means of wooden templates. Meaning, आपके जो भी सर्फेसेस हैं, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, उनको आपको चेक करते रहना चाहिए so that they are perfectly level and they're perfectly at the angle that you want them to be at. So use instruments like spirit levels, wooden templates and plumb bob to make sure आपकी जो masonry है वो proper horizontal vertical lines को follow कर रही है. Then the last point is that after construction, the stonework should be well watered for a period of 2 to 3 weeks. If lime mortar is used, and for a period of about 1 to 2 weeks, अगर simmer mortar is used. Meaning, इस प्रोसेस को क्योरिंग बोलते हैं, CURING, क्योरिंग, जिसमें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या मेसनरी कंस्ट्रक्ट होने के बाद, चाहे वो ब्रिक मेसनरी हो या स्टोन मेसनरी हो, उस पे हम पानी डालते रहते हैं. किसी ने नोटिस किया है, किसी ने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, उस पे पानी का छिड़काव किया जाता है कॉन्स्टेंटली या फॉर अप टू 2 वीक्स. वैसे ही स्टोन मेसनरी में यू हैव टू कीप वाटरिंग, उस पे पानी डालते रहना पड़ता है पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क पे, जहां जहां वॉल बनी है. उस पे अगर आपने लाइम मोर्टार यूज किया है तो 2 से 3 हफ्ते तक उस पे पानी डालते रहना चाहिए. एंड इट शुड बी कॉन्स्टेंटली डैम्प, मतलब it should be constantly damp. The walls should be constantly damp for up to 2 to 3 weeks अगर lime mortar use किया है. And if you've used cement mortar, then for 1 to 2 weeks. Any questions? Any doubts? If there are no doubts, we move on to the next part. Next, and actually the last part of this topic, classification of stone masonry. So किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं स्टोन मेसनरी को? There are 3 points. One is the degree of refinement. One is the degree of refinement, second is the finishing adopted, and the third is arrangement of stone.
Okay. सो स्टोन को शेप करने में कितनी रिफाइनमेंट यूज की गई है, वेदर इट इज अ रफ कट स्टोन, टूल रफ टूल स्टोन या रफ स्टोन, कितना रिफाइंड है उसकी ड्रेसिंग में, इट डिपेंड्स ऑन दैट. देन द सेकंड पॉइंट इज कि क्या फिनिशिंग अडॉप्ट की गई है इन द अरेंजमेंट ऑफ द स्टोन. मीनिंग क्या फिनिशिंग है, एज इन क्या ड्रेसिंग है, क्या वेदर इट इज अ रफ, मतलब उसका लुक कैसा है ऑन द आउटसाइड. एंड देन द थर्ड पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ द स्टोन, मतलब स्टोन को कैसे अरेंज किया गया है. सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, stone masonry can be divided in two parts. Is the presentation visible? No, ma'am. Okay. Give me a second. Okay. So, based on these 3 points, we can classify any stone masonry into two broad categories. One is a rubble stone masonry. Second is ashlar masonry. Okay, so rubble masonry में the thing to note is the stones of irregular sizes are used.
मीनिंग कि जो स्टोन, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, राइट, इसमें जो भी स्टोन्स यूज हुए हैं मेसनरी में, उनका साइज इज नॉट सेम, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज, एंड बेसिकली जो स्टोन्स होते हैं उन्हें क्वारी से लिया जाता है, you take the stones from the quarry and उसी फॉर्म में उन्हें तोड़ के in suitable sizes are used in the masonry, and जो strength है of rubble masonry, it depends on three things. One is the quality of mortar, second is the use of long true stones at frequent intervals, third is the proper filling of mortar between spaces of stones. क्योंकि stones का shape irregular होता है rubble masonry में, तो it's important कि जो mortar है it's of high quality and it is properly filled between the spaces of stones, and you, because irregular है again, तो you need to use long through stones at frequent intervals so that उसमें कोई vertical या continuous joint ना form हो. And then rubble masonry को भी हम 4 different types में सब categorize कर सकते हैं. One is forced rubble masonry. Forced, then unforced, then random, and then dry rubble masonry. These are the 4 different subcategories within rubble masonry. Unforced rubble masonry. This is the poorest form of stone masonry. मतलब सबसे low quality का stone work होता है ये. The stones used to be used for the work are directly obtained from the quarry, so they are quarry dressed stones, and इनकी ड्रेसिंग भी प्रॉपरली नहीं होती है. दे जस्ट knock off the sharp weak corners and edges, and जितना भी रफली उसे शेप में ला सकते हैं लाते हैं, and those stones are used in this unforced rubble masonry. Force का क्या होता है? The layer, the individual layer of uh, of stone around the wall, एक continuous layer जो होती है along with one layer of mortar, that is one force. So because it is unforced, तो इसमें इतने irregularly shaped stones use किए जाते हैं कि you can't really elevation में से you can't really recognize separate forces. So they don't have proper forces. And इसमें बहुत ज़्यादा थिक मोर्टार के जॉइंट्स अवॉइड करने के लिए बीच बीच में कहीं भी छोटे स्टोन्स डाल दिए जाते हैं, एंड जो भी स्टोन्स हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि उनका कलर सिमिलर हो. ओके, नाउ बिफोर वी कंटिन्यू दिस, आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों ने यहाँ तक का सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है.
I asked you to make terminology की sheets, maximum 2 sheets, and then I gave you another work of making dressing of stones and joints की sheets, right? Have you completed that work? Somebody please respond. मैम नो मैम थोड़ा सा नहीं मैं की 2 दिन मैम बाकी So complete नहीं हुआ है अभी. यस मैम So complete that first. उसके बाद I'm going to continue with this because इसमें जैसे जैसे I'll continue, I'll make you make an elevation and a section of each type. जैसे uncoarse rubble masonry का पढ़ाते पढ़ाते शीट बनेगी. तो आई वुड रादर कि आप यहाँ तक का काम कंप्लीट करो एंड देन एंड ओनली देन वील मूव ऑन. एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट टैब्स ऑन क्लासरूम एंड जो अपना काम कंप्लीट करे वो सबमिट कर दे उसमें. ठीक है. ओके ओके मैम. ओके. जितना किया है वन बाय वन शो मी आपने क्या वर्क किया है. आई वांट टू नो. आकृति एंड लेट मी मार्क योर अटेंडेंस एज वेल. आकृति आर यू देयर. Is she there or should I mark her absent? चारू कैन यू शो आपने क्या किया है. मैम अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है. लाइक मैम अभी मेरे को आज स्टेशनरी सारी लानी थी मैम, दैट्स व्हाई. ओके. श्रुति. मैम आई हैव मेड द रफ नोट्स जस्ट नॉट जॉटेड डाउन इन द स्केचबुक. So you already had rough notes last class में. I gave you this 1 hour of the class specifically so that आप लोग काम कर पाओ. And this is not just for you, this is for everyone. अगर आप लोग लैब के टाइम में काम नहीं करते हो तो I'll just continue taking the theory. आप लोगों को कंटेंट्स की 2 घंटे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी एंड फिर होमवर्क में काम करोगे आप 5 बजे के बाद जैसे आप करते हो. इज दैट व्हाट यू वांट. डू यू वांट कि मैं टाइम देना छोड़ दूं लैब में. No, ma'am, it won't be repeated again. राइट. क्योंकि क्लास में आप लोगों के पास लैब का वर्क स्पेसिफिकली टू डू लैब वर्क. एंड आई अंडरस्टैंड कि घर में इट्स मोर टेम्पटिंग टू जस्ट पुट अवे योर फोन एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू. बट टाइम मैनेज करो बिकॉज
अदरवाइज आई जस्ट कंटिन्यू टीचिंग एंड आप लोग के पास वर्कलोड इतना बढ़ता जाएगा कि एट द एंड मोमेंट you'll be exhausted कि क्या वर्क कहाँ से शुरू करें. So एंड अगर चारू आपके पास स्केचबुक है अगर A3 साइज की तो यू यूज दैट शीट, इट्स फाइन. यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली गेट एन A3 शीट. अगर अभी नहीं है आगे से आप नेक्स्ट वर्क प्रॉपर कार्टर शीट्स में कंटिन्यू करना, बट अभी फॉर नाउ इफ यू डोंट हैव इट, इफ यू हैव अ स्केचबुक A3 साइज जो आई एम श्योर आपके पास होगी, यूज दैट और उस पर वर्क स्टार्ट करो. ओके मैम. ओके. See, I'm creating classroom में assignments and जैसे जैसे आपका वर्क होता जाए स्टार्ट सबमिटिंग इट. एंड आई वांट कि आज की क्लास खत्म हो उसके पहले यू सबमिट योर वर्क आज का, मीनिंग योर Ma'am, your voice is आज not. की 2 शीट्स एंड इज इट क्लियर नाउ?
Am I audible now? अब आवाज आ रही है? Yes, ma'am. I'm saying कि क्लासरूम में मैंने टास्क बना दिए हैं असाइनमेंट के of all the 3 sheets and I want कि आज आप उन दोनों असाइनमेंट्स में एटलीस्ट एक बजे के पहले सबमिट कर दो. ओके? Ma'am, your voice wasn't clear. I'm going to text it. मैंने टेक्स्ट कर दिया है. You can check it in this meeting itself and otherwise WhatsApp के group पे भी I'm going to text it and complete your work before 1 p.m.